हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई शानदार वीडियो बना के लाया हूँ जिसमें हम नोट्स के माध्यम से आपको इतिहास पढ़ाना चाहेंगे, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। ये मैंने खुद एक वीडियो से, ना कि किसी लिंक से, खुद मैंने नोट्स बनाए हैं और खुद आपको बताने जा रहे हैं इसके बारे में। और आप देखिए, नोट्स अच्छे से बने हैं और आप, हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपकी कोई मदद हो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर दे देंगे, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं। प्राज्ञ ऐतिहासिक भारत। इतिहास ग्रीक शब्द हिस्टोरिया, जिसका अर्थ है जांच पड़ताल, द्वारा अर्जित ज्ञान, अतीत का अध्ययन है। इतिहास एक व्यापक शब्द है जो अतीत को अतीत की घटनाओं के साथ 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 इन घटनाओं के बारे में जानकारी की खोज, संग्रह, संगठन, प्रस्तुत और व्याख्या से संबंधित है। इसे प्राज्ञ ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास में विभाजित किया गया है। प्राज्ञ ऐतिहासिक काल लेखन के आविष्कार से पहले घटित घटनाओं को प्राज्ञ ऐतिहासिक काल माना जाता है। प्राज्ञ ऐतिहासिक काल को 3 पाषाण युगों द्वारा दर्शाया जाता है। आद्य ऐतिहासिक या प्राज्ञ ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बीच के काल को संदर्भित करता है, जिससे दौरान कोई भी संस्कृति या संगठन अभी तक विकसित नहीं हुआ था, लेकिन उसका उल्लेख किसी समकालीन साक्षर सभ्यता के लिए लिखित अभिलेख से मिलता है। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता की लिपियां अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं, हालांकि मेसोपोटामिया की लिपि में इसका उल्लेख मिलता है। इसलिए इसे आद्य इतिहास काल का हिस्सा माना जाता है। पुरातत्वविदों द्वारा नवपाषाण और ताम्रपाषाण संस्कृतियों को भी आद्य इतिहास का हिस्सा माना जाता है। और फिर हम पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण कैसे होता है। इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक स्रोत: नंबर 1 गैर साहित्यिक स्रोत, नंबर 2 साहित्यिक स्रोत। इसमें धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य शामिल हैं। गैर साहित्यिक स्रोत: सिक्के, प्राचीन भारतीय मुद्रा कागज के रूप में नहीं बल्कि सिक्कों के रूप में जारी की जाती है। भारत में पाए गए शुरुआती सिक्कों में केवल कुछ प्रतीक चांदी, तांबे से बने पंचमार्क सिक्के थे, लेकिन बाद के सिक्कों पर राजाओं, देवताओं, तिथियों आदि के नाम अंकित थे। वे जिन क्षेत्रों में पाए गए वे उनके प्रचलन के क्षेत्र का संकेत देते हैं। इससे कई शासक राजवंशों, विशेष रूप से इंडो यूनानी शासक के दौरान और उत्तरी अफगानिस्तान से भारत आए, और दूसरी ओर पहली ईसा पूर्व से में भारत पर शासन किया के इतिहास का पुनर्निर्माण संभवतः हुआ। सिक्के विभिन्न राजवंशों के आर्थिक इतिहास समझने में भी मदद करते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा राज्य कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे पुरातात्विक भौतिक अवशेष। वह विज्ञान जो पुराने टीलों में व्यवस्थित माप से खुदाई करता है और लोगों के भौतिक जीवन का अंदाजा लगाने में सक्षम बनाता है, पुरातत्व कहलाता है। उत्खनन और अन्वेषण के परिणाम स्वरूप प्राप्त भौतिक अवशेषों का विभिन्न प्रकार से परीक्षण किया जाता है। उसकी तिथियां रेडियो कार्बन काल निर्धारित करने के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पा काल से संबंधित उत्खनन स्थल हमें उस युग में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में जानने में मदद करते हैं। इसी प्रकार मेगालिथ दक्षिण भारत में कब्रें 300 ईसा पूर्व तक इसे पहले दक्कन और दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। जलवायु और वनस्पति का इतिहास पादप अवशेषों विभिन्न रूप से पराग विशेषण के परीक्षण से ज्ञात होता है। शिलालेख
उपस्थिति। शिलालेख क्या है? प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन और व्याख्या को पुरा लेख कहते हैं। पत्थर और तांबे जैसी धातुओं जैसे सतहों पर उत्कीर्ण लेख जो आमतौर पर कुछ उपाधियों, विचारों, शाही आदेशों और निर्णयों को दर्ज करते हैं, उस युग के विभिन्न धर्मों और प्रशासनिक नीतियों के को समझने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए सम्राट अशोक द्वारा जारी राज्य नीति का विवरण देने वाले शिलालेख। विदेशी विवरण। स्वदेशी साहित्य को विदेशी विवरण से पूरित किया जा सकता है। भारत में यूनानी, चीनी और रोमन आगंतुक चाहे यहाँ पे रोमन है, रोमक नहीं है, सॉरी, रोमन आगंतुक चाहे यात्री के रूप में आए हों या धर्मांतरित हमारे ऐतिहासिक अतीत का एक समृद्ध विवरण छोड़ गए। उनमें से कुछ उल्लेखनीय थे। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने इंडिका लिखकर मौर्य समाज और प्रशासन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। ग्रीक भाषा में लिखी गई द पेरिप्स ऑन द एरिड्रियल सी ऑफ टॉलेमीज जियोग्राफी दोनों पुस्तकें भारत और रोमन साम्राज्य के बीच बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी देती हैं। बौद्ध यात्री फाहियान फॉक्सियान ने गुप्त काल का विशद विवरण छोड़ा है। बौद्ध तीर्थयात्री वेनसोंग ने भारत का दौरा किया और राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत और नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव का विवरण दिया। अब मैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। धार्मिक साहित्य प्राचीन भारतीय काल की सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों पर प्रकाश डालता है। कुछ स्रोत इस प्रकार हैं। 4 वेदों का काल लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। ऋग्वेद में मुख्यतः प्रार्थनाएं हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में न केवल प्रार्थनाएं बल्कि अनुष्ठान और जादू पौराणिक कथाएं भी शामिल हैं। फिर उपनिषद थोड़ी 2 बार लिखा यहाँ पे। उपनिषद आत्मा और परमात्मा पर दार्शनिक चर्चाएं हैं। महाभारत और रामायण महाकाव्य। इन दोनों काव्यों में से महाभारत प्राचीन है और संभवतः 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक की अवधि को दर्शाता है। मूल रूप में इसमें 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता है। अंतिम संकलन में श्लोकों की संख्या अंतिम श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई है, जिसे महाभारत या सतशास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें वर्णनात्मक और उपदेशात्मक सामग्री है। रामायण में मूल रूप से 12,000 श्लोक थे, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 2400 कर दिया गया। इस महाकाव्य में उपदेशात्मक अंश भी हैं, जिन्हें बाद में जोड़ा गया। सूत्रों में अनुष्ठान साहित्य शामिल होता है, जैसे स्रोत सूत्र, जिसमें यज्ञ, शाही राज्याभिषेक शामिल है, और गृह सूत्र, जिसमें नामकरण, विवाह, अंतिम संस्कार आदि जैसे घरेलू अनुष्ठान शामिल हैं। बौद्ध धार्मिक ग्रंथ। पारंपरिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे और इन्हें आमतौर पर त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये ग्रंथ उस युग की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर अमूल्य प्रकाश डालते हैं, इनमें बुद्ध के काल की राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख है। जैन धर्म ग्रंथ, जिन्हें आमतौर पर अंग कहा जाता है, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और इसमें जैन धर्म की दार्शनिक अवधारणाएं शामिल हैं। इनमें कई ऐसे ग्रंथ हैं जो महावीर के काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक हैं। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों का बार बार उल्लेख मिलता है। धर्मनिरपेक्ष संहिता
धर्मनिरपेक्ष साहित्य का भी एक बड़ा हिस्सा है। धर्मशास्त्र, कानून की पुस्तकें ये विभिन्न वर्गों के साथ साथ राजाओं और उनके अधिकारियों के कर्तव्यों का निर्धारण करती हैं। ये संपत्ति के धारण, विक्रय और उत्तराधिकार के नियमों का निर्धारण करती हैं। ये चोरी, हत्या आदि के दोषी के लिए दंड का भी प्रावधान करती हैं। अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य युग में समाज और अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। कालिदास की साहित्य कृतियाँ, महाकवि कालिदास की कृतियों में काव्य और नाटक शामिल है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम और सबसे महत्वपूर्ण है। रचनात्मक रचना होने के अलावा ये रचनाएं गुप्त काल में उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की एक झलक भी देती हैं। राजतरंगिणी या कलहर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है और 12वीं शताब्दी ईस्वी के कश्मीर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को दर्शाती है। अब हम बात करते हैं चरित्र जीवनी। वे जीवनियाँ हैं जो दरबारी कवियों द्वारा अपने शासकों की प्रशंसा में लिखी जाती हैं, जैसे हर्षचरित जो राजा हर्षवर्धन की प्रशंसा में बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। संगम साहित्य या प्राचीनतम दक्षिण भारतीय साहित्य है, जिसकी रचना कवियों ने एक साथ मिलकर की थी और या डेल्टाई तमिलनाडु में सबसे रहने वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। इस तमिल साहित्य में शिलप्पदादिकरम और मणिमेकलाई जैसे साहित्य रत्न शामिल हैं। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे, वीडियो वैसे भी लंबी हो रही है, तो आज हमने आपको ये इसके जो प्रागैतिहासिक काल है उसके बारे में हमने आपको बताया, उसके स्रोतों के बारे में बताया, किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल है। तो हमने 2 प्रकार के विवरणों के बारे में पढ़ा, एक साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।